बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं 18-19 महीने बाद इस सदन में बोल रहा हूं खड़े होके, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुकर्मों, कुचक्रों, साजिशों के बावजूद मैं सीना चौड़ा करके यहाँ खड़ा हुआ हूं। तो इसलिए खड़ा हुआ हूं कि ईमानदारी के भी काम करता हूं। अभी ये भाजपा नेता बोल रहे थे, विजेंद्र गुप्ता जी, देश में कानून का राज है। यही तो फक्र है और इसी वजह से तो मैं आज यहाँ बैठा हूं कि कानून का राज है। अगर इनके पिताजी का राज होता तो मैं जेल में सड़ के मर गया होता। अगर इनके पप्पा का राज होता तो। देश में कानून का राज है, देश में कानून का राज है, देश में कानून का राज है। इसीलिए आज यहां बैठे और आपकी आंख में आंख डाल के कह रहे हैं कि चोट तो छोड़ेंगे नहीं तुमको। देश में कानून का, अध्यक्ष जी वो लाइन इन्होंने पूरी नहीं की, इनके दिल का भी मुझे पता है, इनके दिल महसूस रहा था। बोले ये कहना चाह रहे थे देश में कानून का राज है, भाजपा में कानून का राज नहीं है। देश तो कानून से चलता है, लेकिन भाजपा 75 साल वाले कानून से नहीं चलेगी। उनको भी दुख है इस बात का। तो ये अब ठीक नहीं है। देखिए देश में कानून का राज है अध्यक्ष जी, प्लीज। देश में कानून का राज है। इसीलिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने विपक्ष के नेताओं पर इन्होंने गैर कानूनी काम किए, इनके हर गैर कानूनी काम पे इनको कानूनी गालियां पड़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर, हाई कोर्ट से लेकर, अब तो लोअर कोर्ट भी इनको गालियां दे रही हैं। क्या कर रही हैं एजेंसियां? क्या ये बीजेपी से नहीं पूछे जा रहे हैं? आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो लताड़ रहे हैं एजेंसियों को, वो एक्चुअली तो भारतीय जनता पार्टी को लताड़ रहे हैं, क्योंकि देश में कानून का राज है और ये लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं। कानून का राज है, इसीलिए चारों तरफ पूरे देश में थूथू हो रही है इनकी कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता क्या मिल गई, एजेंसियों का खुला दुरुपयोग होने लगा। और सिर्फ नेताओं के खिलाफ नहीं अध्यक्ष महोदय, हम तो नेता हैं, लड़ने के लिए निकलते हैं घर से। जिस दिन सोचते हैं कि राजनीति में जाएंगे, उस दिन लड़ने के लिए तैयार होकर निकलते हैं कि लड़ना है, कोई रेड कार्पेट लेकर नहीं बैठेगा। लेकिन इस देश के व्यापारियों के खिलाफ देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर आप पीएमएलए के केसेस देख लीजिए, देश के हजारों नहीं लाखों व्यापारियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने शोषण का अड्डा बना रखा है। ईडी को पीएमएलए के नोटिस दिलवाते हैं, 4 बड़े व्यापारियों को जेल में भेज देते हैं और उसके बाद कहते हैं भैया देखो 4 बड़े व्यापारी और 4 बड़े नेता जेल में डाल रखे हैं, 1 साल से निकलने नहीं दिया। आतंकवादियों वाले कानून, ड्रग माफियाओं वाले कानून लगा के तुमको भी जेल में डाल देंगे, चंदा दे दो। और चंदा देना पड़ता है बेचारे को। व्यापारियों का ऐसा शोषण कर रखा है, आप दिखा लीजिए। हाई नेटवर्क इनकम के कितने लोग भारत छोड़ के गए हैं और उनमें से कितने लोगों को पीएमएलए का नोटिस दिया गया था। शर्म से डूब मरेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले अगर ये डेटा सामने आ जाए। बात हम सिर्फ अपोजिशन की नहीं कर रहे हैं। मैं तो 17 महीने इनके कुकर्मों के कारण जेल में रह के आया हूं। कानून का राज नहीं था इसलिए जेल में रह के आया हूं। कानून तोड़ के राज बना रहे हैं। 17-18 महीने मुझको जेल में रखा, मुझको नुकसान हुआ। मैं अपने परिवार से दूर रहा, असेंबली से, विधानसभा से दूर रहा, मैं लोगों से दूर रहा, ये मुझको नुकसान हुआ। लेकिन असली नुकसान तो देश को हुआ, जनता को हुआ, दिल्ली की जनता को हुआ, जिसने भरोसा करके शिक्षा मंत्री बनवाया था, केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनवाया था। केजरीवाल जी ने शिक्षा मंत्री का काम दिया था, मैं स्कूल बनवा रहा था, अस्पताल बनवा रहा था, टीचर्स यूनिवर्सिटी बनवाई थी, उसका क्या हाल है। स्किल यूनिवर्सिटी बनवाई थी, उसका क्या हाल कर रखा है इन लोगों ने। मैंने स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, टीचर्स यूनिवर्सिटी बनवाई। टीचर्स को फिनलैंड भेज रहे थे पढ़ने के लिए, शिक्षा की ट्रेनिंग के लिए। आज मैं पंजाब के टीचर्स को भेज के आया हूं फिनलैंड, हमारे यहां दिल्ली के रुकवा दिए। ये नुकसान हुआ। मैं होता तो इन चीजों के लिए 4 वॉइस लड़ रही थी, 5वीं वॉइस मैं भी बन के लड़ता और इनको करते, लेकिन नुकसान हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पे आऊंगा, उससे पहले भाई मदन लाल जी ने जहां से बात शुरू की कि बात सिर्फ मेरी नहीं है, बात सिर्फ सर की नहीं है, केजरीवाल साहब की बात यह है कि लोकतांत्रिक रूप से जब जनता ने इनको इनकी औकात दिखा दी कि भाई तुम्हारी औकात 7-8 सीट से ज्यादा नहीं है, और पहले तो 3 सीट से ज्यादा नहीं थी, उस वक्त इन्होंने, मदन लाल जी ने थोड़ा सा डेटा पढ़ा, 50 केसेस दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर लगा रखे हैं, 12 केसेस
ज्यादातर खत्म हो गए, हमारे केसेस में से ज्यादातर खत्म हो गए, ये जो बचे हैं ये भी खत्म हो जाएंगे। इन्होंने 3 केसेस सत्येंद्र जैन के ऊपर लगाए, जिनमें से 2 केस खत्म हो गए, खारिज हो गए, 1 बच रहा है, अभी वो भी खारिज हो जाएगा। इन्होंने 1 केस गोपाल राय जी के ऊपर लगाया, 2012 का निकाल के गोपाल राय जी उससे डिस्चार्ज हो गए। ये कानून के राज की बात कर रहे हैं ये? आप अध्यक्ष की चेयर पे बैठे हैं, न्यूट्रल हैं, क्योंकि आप इस पार्टी के टिकट से जीते थे। इन्होंने आपको भी नहीं छोड़ा, आपके ऊपर भी इन्होंने 2 केस लगाए और उसमें भी अक्यूटल हो गया, आप लोगों ने लगाए। ऋतुराज झा 2 केस लगाए, 9 में से 8 में डिस्चार्ज हो चुके हैं और 1 में अभी कॉग्निजेंस लेंगे तो उसमें भी डिस्चार्ज ही निकलेंगे। जर्नैल सिंह 2 केस लगाए, दोनों में डिस्चार्ज हो चुके हैं। संजीव झा 3 केस लगाए, 2 में डिस्चार्ज हो चुके हैं, 1 अभी बाकी है, उसमें भी डिस्चार्ज होंगे। ये बता रहे हैं कानून का राज है। कौन से कानून की बात कर रहे हैं? ये सारे के सारे केसेस कौन से कानून में आते हैं? बीजेपी के झूठ बोलने के, झूठ फैलाने के और एजेंसियों को दुरुपयोग के अलावा किसी कानून में नहीं आते। मुझको जेल भेजा, अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा, हम तो स्कूल बनवा रहे थे, यहां बैठ के काम कर रहे थे। 30,000 करोड़ का बजट होता था, इसी विधानसभा में पहला बजट पास किया था 30,000 करोड़ का। और उससे पहला बजट, जिस बार मैं वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया, उससे पहला बजट रिकॉर्ड है विधानसभा का, उठा के देख लीजिए, 25,000 करोड़ का बजट था। और उससे पहले के बजट जो थे वो कभी 24,000 करोड़ रुपए, 23,000 करोड़। पिछले 5-7 साल हमारे आने से पहले देखेंगे तो 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ पहुंचने में 5-7 साल लगते थे बजट को, लेकिन केवल 5 साल के अंदर अंदर 30,000 करोड़ का बजट 75,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिया। अगर बेईमानी करनी होती तो उसमें से अगर 0.001% कर देते, मेरी पार्टी के कई साल के लिए फंड इकट्ठा हो जाता अध्यक्ष महोदय, लेकिन नहीं करनी थी। इसीलिए 30,000 करोड़ का जो बजट था वो धीरे धीरे करके, ईमानदारी से टैक्स कलेक्शन करके, ईमानदारी से नीतियां बनाकर, ईमानदारी से खर्च करके उसको किया, तब 30,000 करोड़ का बजट 75,000 करोड़ रुपए पहुंचा। ये एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, हम कानून का सदुपयोग करते हैं, हम अपनी दी गई पावर का सदुपयोग करते हैं, इसलिए 30,000 करोड़ का बजट 75,000 करोड़ रुपए हो गया। और झूठे आरोप लगाते हैं। फिर मैं इन केसेस की डिटेल में नहीं जाऊंगा तो एक एक एमएलए खुद बता सकता है कि किस किस तरह से लगाए थे। मेरे ऊपर जो सबसे संगीन आरोप लगाया गया, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूं 2 मिनट अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया। कौन सा आरोप? बात तो कह रहे थे भ्रष्टाचार की, लेकिन आरोप कौन सा लगाया? जो आतंकवादियों की फंडिंग और ड्रग माफिया की फंडिंग के ऊपर कानून लगाए जाते हैं, वो मेरे ऊपर लगाए। मैं आतंकवादी हूं? मैं ड्रग माफिया की फंडिंग करता हूं? क्या अरविंद केजरीवाल जी आतंकवादी हैं? अरविंद केजरीवाल जी ड्रग माफिया की फंडिंग करते हैं? हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मतलब जो कानून दुनिया भर में बनाए गए इसलिए कि आतंकवादियों की फंडिंग रोकनी है, आतंकवादियों की फंडिंग करने वालों के ऊपर लगाए जाते हैं, ड्रग माफिया की फंडिंग करवाने वालों के ऊपर लगाए जाते हैं। वो कानून मनीष सिसोदिया के ऊपर लगाए जा रहे हैं, वो कानून अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं ताकि जमानत ना मिल सके। आरोप कोई भी ऐसे ही लगा दो, उसके बाद कानून की धाराएं ऐसी ऐसी लगा दो आतंकवादियों वाली, ड्रग माफियाओं वाली, ताकि जमानत ना मिल सके, और फिर यहां होके बोले जमानत जमानत। तो अध्यक्ष महोदय, कुल मिला के देखें तो इन्होंने जो साजिश रची, मनोहर कहानी रची, इनमें उसमें निकला कुछ नहीं, निकलेगा भी कुछ नहीं। और अभी तक जब इन्होंने खूब छान मारा, छापे मारे मेरे घर पे, एक चवन्नी नहीं मिली इनको मेरे घर से। सीबीआई वाले भी दुखी होके गए, जी क्यों पूरा दिन लगा दिया आपके घर पे। फिर इनको लगा नहीं उसके लॉकर में कुछ होगा,
लॉकर में पहुंच गए सीबीआई वाले, इन्होंने उसको कहा सीबीआई वालों को लॉकर में छान के आओ, लॉकर में रखा होगा, 2 साल से लॉकर खुला नहीं है इसका, जरूर लॉकर में कुछ होगा। लॉकर में भी निकला झुंझुना, बच्चे का झुंझुना निकला, चांदी का एक। फिर जो है किसी, ये खूब पड़ताल की इन्होंने, अफसरों से की, इधर की उधर की, मेरे गांव में ढूंढा, रिश्तेदारों से पूछा, सबसे पूछा इन्होंने, व्यापारियों से पूछा, जितने लोगों को लाइसेंस दिए गए थे सबसे पूछा, भाई किसी ने पैसे दिए? सबने ऑन रिकॉर्ड कहा जी कोई नहीं दिए, ना किसी ने मांगे ना किसी ने दिए, सबने ऑन रिकॉर्ड कह रखा है एजेंसीज के स्टेटमेंट में। लेकिन बीजेपी उनके पीछे पड़ी हुई थी। मैं सर कस्टडी में रहा हूं, सीबीआई की कस्टडी में रहा हूं और ईडी की कस्टडी में रहा हूं, और जब मैं कस्टडी में बैठता था तो बेचारों के पास, अफसरों के पास भी पूछने के लिए तो कुछ होता नहीं था। 10-15 मिनट, आधा घंटे बात करते थे, 24 घंटे कस्टडी में रखते थे, तो मेरे से गप्पे मारते थे, बताते थे। फिर धीरे धीरे वो खुलने लगे, बताने लगे क्या मामला है जी, क्यों हमें करना पड़ रहा है। बेचारे इज्जत भी करते थे, बोले जी थोड़ी सी हमारी भी घर में प्रॉब्लम है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ाएं, थोड़े उनके बारे में भी गाइड कर दो। मैं तो बैठ के उनके बच्चों के बारे में शिक्षा गाइड कर रहा था वहां बैठ के। लेकिन थोड़ी बहुत जो बात हुई उनसे, थोड़ी बहुत पूछताछ के नाम पे उन्होंने कुछ स्टेटमेंट लिए और जो बताया उन्होंने, लेकिन जब कॉन्फिडेंस में, मैं भी चौंक गया। भारतीय जनता पार्टी सीबीआई और ईडी दोनों के पीछे पड़ी हुई थी कि यह शराब घोटाले को 10,000 करोड़ का घोटाला बनाओ। अधिकारियों ने कहा साहब 10,000 करोड़ में से कोई चवन्नी तो मिले, तब तो 10,000 करोड़ की बात करें। इनको यहां तो किसी के यहां चवन्नी नहीं मिल रही, कहां से 10,000 करोड़ का बनाए। तो कई महीने तक ये लोग बीजेपी वाले सीबीआई और ईडी के अफसरों के पीछे पड़े रहे कि इसको 10,000 करोड़ का घोटाला बनाओ, 10,000 करोड़ का घोटाला बनाओ। सीबीआई और ईडी वालों ने हाथ खड़े कर दिए, साहब नहीं बन पाएगा, अफसरों ने। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो 10,000 करोड़ का नहीं तो 1,000 करोड़ का बना दो। फिर उन्होंने कहा साहब 1 रुपया तो मिला होता, कोई चवन्नी तो मिली होती किसी के यहां से, नहीं मिल रही। वो जो वित्त मंत्री था उसी के घर से कुछ नहीं मिल रहा, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा, कैसे 1,000 करोड़ का बना दें। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो ऐसा करो 100 करोड़ का बना दो। 10,000 करोड़ का नहीं बना, 1,000 करोड़ का नहीं बना, 100 करोड़ का नहीं बना। उस पर भी उन्होंने कह दिया साहब कुछ चवन्नी तो मिले, 1 रुपए का भी नहीं बना पा रहे हम तो फिर इन्होंने उनको जो भी किया होगा, डराया धमकाया होगा, जो भी किया होगा। फिर किसी को पकड़ा, इसको पकड़ा, उसको पकड़ा, इधर से पकड़ा, जेल में डाला। उसके ऊपर वही आरोप लगाए आतंकवादियों वाले, ड्रग माफिया वाले। तो जो आदमी 10-10, 12-12 बार कह चुका था साहब मेरे से तो मांगा नहीं, मेरे से तो किसी ने पूछा नहीं, मैंने तो किसी को दिया नहीं, उसके स्टेटमेंट है उन लोगों के। अचानक उनमें से किसी आदमी को ये धमकाते हैं बेटा जेल है, सड़ जाएगा, तुझे बाहर निकालने का एक ही रास्ता है, तू मनीष सिसोदिया का नाम ले, अरविंद केजरीवाल का नाम ले। जो आदमी कह चुका था उसके स्टेटमेंट हैं, और यही होगा ट्रायल में देखिएगा। जिसके स्टेटमेंट हैं कि साहब मैं तो कभी मनीष जी से कभी कहीं मिला भी तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती थी उनसे बात करने की। जो आदमी रिटन में स्टेटमेंट दे रहा है इन्वेस्टिगेशन में कि मैं तो कभी मनीष जी से मिलता था, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती थी बात करने की, उसको जेल में डाला। 6 महीने बाद उससे एक स्टेटमेंट लिया मेरे खिलाफ, कुछ उससे बुलवाया, मुझको उठा के अंदर जेल में डाल दिया। जब मेरी बेल का मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही इनकी हरकतों के कारण कहा था कि तुम जो ये कानून के सबूत लेके आए हो, जो सो कॉल्ड तुम्हारे सबूत हैं, 2 क्वेश्चन में फ्लैट हो जाएंगे तुम्हारे सबूत। ये बात सारे अखबारों में फ्रंट पेज पे छपी थी जब मैं जेल में था। 2 क्वेश्चन में फ्लैट हो जाएंगे तुम्हारे सारे सबूत, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये सबूत लाए ये हमारे खिलाफ, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई 2 क्वेश्चन में फ्लैट हो जाएंगे जब ट्रायल में चलेगा। तो मुझे जेल में रखा। फिर उसके बाद में फिर हुआ भाई अब संजय भाई को कैसे डालें। मैं अंदर था जब इसकी कस्टडी में था ईडी और सीबीआई की, वहां अंदर के अधिकारी मुझे बता देते थे देखो जी आपको लाए हैं। पहले 10,000 करोड़ की बात कर रहे थे बीजेपी वाले, फिर 1,000 करोड़ पे आ गए, फिर 100 करोड़ पे आ गए। बोले कुछ तो कर दो यार, कुछ तो लगा दो यार। तब भी नहीं लगाए तो बोले एक स्टेटमेंट के आधार पर लगाओ, इनको अंदर डालो। बजे हमें करना पड़ रहा है, क्या करें, नौकरी करनी है। फिर बोले वो बता देते थे मेरे को, बोले अभी तो हमें आदेश है संजय सिंह को भी लाना है और बाद में थोड़े समय बाद केजरीवाल जी को भी लाना है चुनाव से पहले ही बता दिया था। बोले अच्छा जी, मैंने कहा चुनाव से पहले? हाँ। बोले चुनाव से पहले करेंगे कुछ ऐसा, ऊपर से जब आदेश आएगा करेंगे। खैर संजय भाई को ले गए, वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देखो अगर हम केस की मेरिट पे चले गए तो तुम्हारा केस डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए बेटर है इसको बेल देने दो। थोड़ी देर बाद में ईडी वाले बोले जाके बीजेपी वालों से पूछ के सर दे दो, बीजेपी वाले कैसे दे दिया। मतलब आका का मतलब बीजेपी होता है वहां। संजय भाई को भी जेल हो गई, अब बेल हो गई। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ क्या लगाया,
एक आदमी सीएम साहब से टाइम मांगता है मिलने का, एमपी है वो, उसने टाइम मांगा, बोला जी मैं मिलना चाहता हूं, मेल भेजा, एक बार भेजा, 2 बार भेजा, मेल भेजा, उसको टाइम दे दिया गया, मिल गया, मिल के चला गया। सर से पूछा कि भाई मेरी कोई जमीन है, कुछ ट्रस्ट है हमारी, उसके लिए कुछ जमीन वमीन चाहिए कहीं, इतनी बात कह के चला गया। लोग एमपी हैं, आ सकते हैं, सर भी मिल लिए। उसको सीबीआई, अब जब सर के खिलाफ कुछ नहीं मिला, उन लोगों से भी कुछ नहीं मिला जिन लोगों के खिलाफ मेरे से बुलवा लिया था, जिन लोगों से मेरे खिलाफ बुलवा लिया था, तो फिर उस एमपी को पकड़ा, क्योंकि वो इनका पुराना फंडर भी था, उसको पकड़ा, बोले जी अब केजरीवाल जी के खिलाफ बोलो। उसको पकड़ के ले गए, उसने बोला जी मैं गया तो था मिलने, लिखित में 6 मिनट बातचीत हुई थी, 10-12 अफसर मौजूद थे बातचीत में, साहब मैं तो जमीन की बात की थी उनसे, कह के वो आ गया। फिर उसने लगा यार केजरीवाल जी को किस बहाने से पकड़ा, अब तो ये ना 10,000 करोड़ काम कर रहा, ना 1,000 करोड़ काम कर रहा, ना 100 करोड़ काम कर रहा। मनीष सिसोदिया वाले पे भी सुप्रीम कोर्ट से कह दिया है कि ये तो क्वेश्चन 2 मिनट में फ्लैट हो जाएंगे, तुम्हारे 2 क्वेश्चन फ्लैट हो जाएंगे, अब क्या करें। तो इन्होंने उस आदमी के बेटे को गिरफ्तार किया, एमपी साहब के, और उसको 6 महीने जेल में रखा, और 6 महीने जेल में रखने के बाद उसको लालच दिया। और मैं इन्हीं का भाजपाई शब्द यूज कर रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि ईडी वही बोलती है कोर्ट में, या ईडी वही बोलती है अपनी उसमें, जो ये उसको डिक्टेट करते हैं। इन्होंने उसको शब्द को यूज किया, और इनके वकील ने वहां पे वो शब्द यूज किया है कि साहब ऐसे लॉलीपॉप तो हमको देने पड़ते हैं। लॉलीपॉप दिया उसको, 6 महीने एक भाजपाई फंडर एमपी के बेटे को 6 महीने जेल में रखा, और फिर उसको, जैसा ईडी खुद मानती है, लॉलीपॉप दिया, तेरे को बचा लेंगे, तेरे को जमानत करवा देंगे, केजरीवाल जी का नाम ले दे। तो जो आदमी पहले कह रहा था जी मैं तो 6 मिनट मिला, 10-12 अफसरों की मौजूदगी में मिला था, उसने एक स्टेटमेंट दिया जी मेरे से पैसे मांगे थे, उसका बेटा बाहर आ गया। अब ये तो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये ट्रायल में चलेगा तो 2 क्वेश्चन में फ्लैट हो जाएगा। अरे एक आदमी जो पहले कह रहा है जी 6 मिनट मिला था, मांग के अपॉइंटमेंट मांगा था, रिकॉर्ड पे अपॉइंटमेंट मांगा हुआ है, और 12 अफसरों की 10-12 अफसरों की मौजूदगी में मिला था। 10-12 अफसरों की मौजूदगी में 6 मिनट की मीटिंग में केजरीवाल जी ने तेरे से 100 करोड़ भी मांग लिए, और तू पहले मना भी कर रहा था जी मैं तो जमीन मांगने गया था। ये कोई केस है क्या? ये मजाक है। लेकिन क्योंकि इनके पास पावर है, इनके पास पावर है कि केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं दिल्ली में, उनको कह सकते हैं भाई ये तो आतंकवादी है, डालो अंदर, ये तो ड्रग माफिया है, डालो अंदर, वो कानून लगा लगा के अंदर डाल रहे हैं। तो एजेंसियों के दुरुपयोग का तो इनको पीएचडी अवार्ड मिलना चाहिए इस देश में। इससे ज्यादा, और इससे मैं आपकी अनुमति से शब्द यूज कर रहा हूं, इससे ज्यादा टुच्चेपने के काम पे एजेंसियों का दुरुपयोग कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ भारत के इतिहास में। भारत का इतिहास जब लिखा जाएगा, तो भारत का इतिहास जब लिखा, इस समय का इतिहास जब आगे लिखा जाएगा, तो इनको इतनी लानतें दी जाएंगी कि ऐसी ऐसी टुच्चेपने की हरकतों पर उतर आए थे एजेंसियों को लेके, जिन एजेंसियों को इतने शानदार काम के लिए बनाया गया था, उनको इतने टुच्चे कामों पे लगा दिया इन्होंने। हमको तो छोड़ दीजिए, मैं अपनी बात कंक्लूड करूं, हम तो चलिए यहां लड़ रहे हैं इनकी आंखों में आंख डाल के। तमिलनाडु में एक किसान, उसका बीजेपी के किसी छुटभैया नेता से झगड़ा हो गया, बीजेपी के नेता ने उसको ईडी का नोटिस दिलवा दिया, जो आतंकवादियों को दिलवाया जाता है। ऐसी ऐसी टुच्ची हरकतों पर उतर आए एजेंसियों के दुरुपयोग पे। और देश के व्याप, यहां से मैं बात शुरू की वहीं खत्म करूंगा कि हमारी तो बात फिर भी नेताओं की लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है। सर कटाने के लिए निकल के आए हैं, जेल जाने से डरते नहीं है, सर भी काट देंगे तो डरेंगे नहीं। लेकिन इस देश का व्यापारी हजारों लोगों को, लाखों लोगों को नौकरियां दे रहा है, इस देश की इकोनॉमी में योगदान दे रहा है, और लाखों लड़के लड़कियों को नौकरियां दे रहा है। आज तुम अपने चंदे और धंधे के लिए कितने नोटिस, कितने ईडी के व्यापारियों, ईडी के कितने नोटिस व्यापारियों को दिलवा रहे हो? जरा गृहबान में झांक के देखो, शर्म आएगी अपने ऊपर, शर्म आएगी अपने ऊपर कि हम कर क्या रहे हैं ये देश के व्यापारियों के साथ। नेताओं के साथ जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, वो तो इतिहास का हिस्सा बना ही रहे हो, लेकिन इस देश के व्यापारियों के साथ क्या कर रहे हो तुम? नौकरी देने वाले आदमी के घर पे ईडी का नोटिस भेज देते हो, और फिर उसको समझाते हैं लोग जाके, देख भाई फलाना बड़ा व्यापारी 1.5 साल से जेल में, फलाना बड़ा नेता 1.5 साल से जेल में, चंदा दे दे नहीं तो तेरा धंधा खत्म। चंदा दे देता है बेचारा, इलेक्ट्रल बॉन्ड उसका सबसे बड़ा सबूत है। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको लानत है इस बात पे। और मुझे लगता है कि बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए देश से
बात अरविंद केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के जिनके मैंने नाम लिया एमएलए की नहीं है, बात पूरे देश के साथ ये लोग गद्दारी कर रहे हैं ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी। पिछले 2 दिन से मैं मुख्यमंत्री आतिशी जी के साथ दिल्ली की सड़कों का मुआयना करने के लिए निकला था। मेरे को याद है जेल जाने के पहले सड़कों की इतनी बुरी हालत नहीं थी, लेकिन मुझे बताया गया कि इन लोगों ने जो रेगुलर रिपेयर होती है, रेगुलर मेंटेनेंस होती है, वो भी नहीं होने दी। तो अभी सड़कों की हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है दिल्ली की। तो अभी मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूँ आतिशी जी को, जो कि चूँकि सबके पिछले 2 दिन मैं आपके साथ दिल्ली की अलग अलग सड़कों का इंस्पेक्शन करने गया। इन सड़कों का काफ़ी बुरा हाल है। मार्च महीने में जब मुझे गिरफ्तार किया गया था तब दिल्ली की सड़कें ठीक थीं। अभी कुछ दिन पहले मुझे इनका एक बड़ा नेता मिला। मैंने उससे पूछा कि मुझे गिरफ्तार को हमने डिरेल कर दिया, दिल्ली को हमने ठप कर दिया। उसका जवाब सुन के मैं हैरान रह गया। तो क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था? क्या उनका मकसद दिल्ली वालों को परेशान करना था? जनता के परेशान होने से कोई व्यक्ति या कोई पार्टी कैसे खुश हो सकते हैं? जाहिर है कि इनका मकसद था दिल्ली के काम रोक के आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, ताकि ये लोग दिल्ली के चुनाव जीत जाएं। कोई पार्टी वोट लेने की खातिर और चुनाव जीतने की खातिर इतना कैसे गिर सकती है कि 2 करोड़ लोगों की जिंदगी बेहाल कर दे? हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम लोग राजनीति में जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। अब हमें युद्ध स्तर पे काम करना पड़ेगा। दिल्ली के सभी रुके हुए काम शुरू करवाने हैं। इस बार बारिश भी बहुत हुई है, इस वजह से दिल्ली की कई सड़कें खराब हो गई हैं। कृपया सभी मंत्रियों और विधायकों के साथ सड़क पे उतर के एक असेसमेंट करवा लें कि कौन कौन सी सड़कें खराब हैं और उनका तुरंत रिपेयर शुरू करवा दें। हमें रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। दिल्ली के सभी रुके हुए काम चालू करवाने होंगे। दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर उनकी सभी परेशानियों को दूर करना पड़ेगा। मैं 1 मिनट ये चिट्ठी आतिशी जी को देना चाहता हूँ। आप रुकिए। मेरा सभी विधायकों से भी निवेदन है कि खासकर आम आदमी पार्टी के विधायकों से कि इन लोगों ने हमारे काफ़ी समय खराब कर दिया पिछला। पहले मनीष जी को गिरफ्तार करके, फिर मुझे गिरफ्तार करके, और उसके पहले कोरोना हो गया था, उसमें काफ़ी टाइम चला गया था। अब अपने को रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम सब लोग जनता की सेवा करने के लिए राजनीति के अंदर आए हैं। तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमें ये सबकी ड्यूटी लगाई जाएगी। सबको रात को या सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल के सड़कों का मुआयना करना पड़ेगा। जो जो सड़कें टूटी हुई हैं उनकी एक असेसमेंट कर लेते हैं और उन सारी सड़कों का एक साथ रिपेयर करने का, खासकर पीडब्ल्यूडी की सड़कें जो है रिपेयर करने का ऑर्डर आतिशी दे देंगी, ताकि सारी सड़कें एक साथ रिपेयर की जा सकें। अब उस मुद्दे पे आते हैं जिस पे चर्चा चल रही है, ईडी और सीबीआई के। मैंने 4-5 दिन पहले मोहन भागवत जी को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में मैंने मोहन भागवत जी से 5 मुद्दों की बात की थी और उसमें एक मुद्दा ये भी था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के सबसे भ्रष्ट नेताओं को ईडी और सीबीआई से डरा के या पैसों का लालच दे के दूसरी पार्टियों से तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, क्या मोहन भागवत जी उनसे सहमत हैं? मोदी जी ने खुद कुछ दिन पहले जिनको भ्रष्टाचारी बोला, अमित शाह जी ने खुद कुछ दिन पहले जिनको भ्रष्टाचारी बोला, भारतीय जनता पार्टी ने खुद जिन लोगों को कुछ दिन पहले भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं। 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अजीत पवार पे 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है।
हम इनको जेल भेजेंगे। 27 जून 2023 और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उनको अपनी सरकार में शामिल करके उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कुछ शर्म आती है? चलो, हम तो सारे के सारे खराब हैं, पर आपका प्रधानमंत्री 27 जून को जिस आदमी पे 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उसको अपना उप मुख्यमंत्री बना लेता है, क्या मुंह दिखाते हो यार? जब अपनी गली में अपने घर जाते हो आप लोग, पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे कि ऐसी पार्टी में आप लोग हो? 22 जुलाई 2015 को भारतीय जनता पार्टी एक वो निकालती है असम के अंदर, उसमें कहती है कि हेमंत बिश्व शर्मा बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। 22 जुलाई 2015 को, और 1 महीने के बाद 23 अगस्त 2015 को उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ऐसे 25 नगीने हैं मोदी जी के, हीरे हैं जो चुन चुन के मोदी जी ने दूसरी पार्टियों से इकट्ठे किए हैं। ये मोदी जी के बहुत करीब हैं, चुन चुन के वो दूसरी पार्टियों से लेके आए। उनके ऊपर जितना कचरा था, गंद था, सारा साफ किया मोदी जी ने, सारे केस उनके धोए। अजीत पवार एनसीपी के होते थे, इनके ऊपर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का केस था, ईडी का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के नेता थे, सीबीआई का केस था, ईडी का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया प्रधानमंत्री जी ने। प्रताप सरनायक शिवसेना का नेता था, इस पे ईडी का केस था, ईओडब्ल्यू का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने, आप इस बीजेपी में शामिल कर लिया। हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस का नेता था, सीबीआई का केस था, ठंडे बस्ते में डाल दिया, इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। हसन मुशर्रफ एनसीपी का नेता था, ईडी का केस था, ठंडे बस्ते में डाल दिया, मोदी जी ने इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। भावना गवाली शिवसेना की नेता थी, ईडी का केस था इस पे। यामिनी और यशवंत यादव शिवसेना के नेता थे, ईडी का केस था, इनका केस ठंडे बस्ते में डाल दिया। सीएम रमेश, रविंदर सिंह, संजय सेठ, शुभेंदु अधिकारी, के गीता, शोभन चैटर्जी, छगन भुजबल, कृपा शंकर सिंह, दिगंबर कामत, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, तपस रे, अर्चना पाटिल, गीता कोड़े, बाबा सिद्दीकी, ज्योति मिंडा, सुजाना चौधरी, ये इनकी ईमानदारी है। ये जीरो टॉलरेंस है। शर्म नहीं आती? लाल किले के ऊपर खड़े होकर पूरे देश को बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। ये 25 नगीने हैं। वो पहले नवरत्न होते थे अकबर के जमाने में, अब ये 25 रत्न हैं प्रधानमंत्री जी के, जिनको मैं आरएसएस के अंदर कई ऐसे लोग हैं, प्रचारक कहते हैं उनको, जिन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो आरएसएस को दी है। वो जब घर घर जाते होंगे, क्या कह के वो जनता का सामना करते होंगे कि जिस आदमी को प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया, सारे बीजेपी वाले, आरएसएस वालों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको भेजा लोगों को कि 70,000 करोड़ का घोटाला। आज प्रधानमंत्री ने 5 दिन बाद उसको अपने यहां शामिल करके उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। क्या शक्ल दिखाते हैं ये लोग? मैं पूछना चाहता हूं सारे आरएसएस के कार्यकर्ताओं से, मैं पूछना चाहता हूं सारे बीजेपी के नेताओं से कि कैसे आप लोग अपनी गली, अपने मोहल्ले के अंदर जाते हो? और मैं आरएसएस वालों के ऊपर ज्यादा दया आती है, उन्होंने कईयों ने अपनी जिंदगी आरएसएस के लिए दे दी और अब उनका एक ही, उनको अब टिकट नहीं मिलती। कांग्रेस वालों को इसको उसको लाला के टिकटें देते हैं, उनका काम दरी बिछाने का रह गया बस। कभी कांग्रेसियों के लिए दरी बिछाते हैं, कभी एनसीपी वालों के लिए दरी बिछाते हैं, कभी शिवसेना वालों के लिए दरी बिछाते हैं। आरएसएस के कार्यकर्ताओं का काम अब केवल दरी बिछाने का रह गया। कभी इस नेता के लिए दरी, क्यों उनको टिकटें मिलती नहीं मिलती उनको। इसके अलावा इन्होंने कई सरकारों की चोरियां की, टॉपल किया, सरकारों को उखाड़ के फेंका। मार्च 2016 से लेके मार्च 2024 तक
प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 राज्य सरकारों को 15 बार गिराने की कोशिश की और उसमें से 10 सरकारों को गिराने में सफल हो गए। ये सरकारें नहीं गिराई, ये सरकारों की चोरी की है। ईडी और सीबीआई को भेज के, उनको धमकी देके, उनको लालच देके, पैसे से खरीद के उनकी सरकारों की चोरी की है इन लोगों ने। ये कोई मामूली वो नहीं है कि सरकारें गिरा दी। उत्तराखंड में मार्च 2016 में इन्होंने 9 कांग्रेस के एमएलए तोड़ के और हरीश रावत की सरकार गिराई। 2016 में अरुणाचल प्रदेश में 33 पीपीए के 43 में से 33 एमएलए तोड़ के वहां पे सरकार गिरा दी, वहां सरकार बना ली। गोवा में जुलाई 2019 में इनको बहुमत नहीं मिला मार्च 2017 के रिजल्ट्स में, नतीजन इन्होंने 12 कांग्रेस के एमएलए तोड़ के सरकार बना ली। कर्नाटक में 2019 में इनको बहुमत नहीं मिला, इन्होंने 17 कांग्रेस के और जेडीएस के एमएलए तोड़ के सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में 2020 में इनको बहुमत नहीं मिला और इन्होंने 22 एमएलए तोड़ के, ये बहुत सारे केस हैं, 10 सरकारें तोड़ के इन्होंने सरकार बना ली। और आज इन्होंने एमसीडी के ऊपर गलत तरीके से कब्जा कर लिया, एमसीडी की चोरी कर लिया आज इन लोगों ने। मैं मोहन भागवत जी से मैंने यही चिट्ठी लिखी थी कि क्या राजनीति में शुचिता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आरएसएस ने अब खुलेआम कह दिया भाई जो मन में आए करो, आरएसएस ने खुली छूट दे दी है बीजेपी को। यही मैंने मोहन भागवत जी से पूछा था, क्या मोदी सरकार की बेईमानियों और भ्रष्टाचार का आरएसएस समर्थन करती है? अगर नहीं करती है तो मोहन भागवत जी की जिम्मेदारी बनती है कि खुले शब्दों में, सख्त शब्दों के अंदर पूरे देश के सामने वो ये कहें कि मोदी जी जो सरकार चला रहे हैं वो सरकार बेईमान है, वो सरकार भ्रष्टाचारी है और वो इसका समर्थन नहीं करते। ये मोहन भागवत जी की जिम्मेदारी है कि पूरे देश के अंदर वो ये स्टेटमेंट दें। आज इन्होंने एमसीडी के अंदर जो किया, चुनी हुई, मैंने जेल के अंदर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनको बहुत पढ़ा। इन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी लगा दी, जान इन्होंने दे दी अपनी देश को आजाद कराने के लिए। किस लिए आजाद कराया इन्होंने देश? इसीलिए तो आजाद कराया था कि देश के अंदर एक जनतंत्र होगा, जनता चुनेगी, जनता के चुने हुए नुमाइंदे वो सरकार चलाएंगे, जनता के सपने पूरे करेंगे। इसलिए थोड़ी करा था कि एक एलजी आके बैठ जाएगा, अफसर आके बैठ जाएंगे और चुने हुए लोगों को दरकिनार करके और अपनी मर्जी से सरकार चलाएंगे। दिल्ली के लोगों ने एक मेयर को चुना, दिल्ली के लोगों ने काउंसलरों को चुना, दिल्ली के लोगों ने एक सदन को चुना, एमसीडी को चुना, दिल्ली नगर निगम को चुना और उनको कहा भाई अब आप दिल्ली की व्यवस्था चलाओ, दिल्ली की नगर निगम को चलाओ। कानून के अंदर, दिल्ली नगर निगम के कानून में लिखा है कि जो सदन है, सदन की अध्यक्षता मेयर करेगी। एलजी ने कानून आज ऑर्डर पास कर दिया कि अब अध्यक्षता एडिशनल कमिश्नर करेगा। कल आपको भी हटा देंगे, कल लोकसभा स्पीकर को भी हटा देंगे, वहां पे लिख देंगे अब होम सेक्रेटरी जो है लोकसभा की अध्यक्षता करेगा, राज्यसभा की अध्यक्षता अब जो है वो डिफेंस सेक्रेटरी करेगा। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? क्या इसीलिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई थी? खत्म कर दिया जनतंत्र इन लोगों ने। एलजी दिल्ली चलाएगा और एडिशनल कमिश्नर जो है वो नगर निगम की अध्यक्षता, कानून के अंदर लिखा है कि मेयर अध्यक्षता करेगा। कानून के अंदर लिखा है कि मेयर ही कॉम्पिटेंट है नगर निगम की, कॉरपोरेशन की, सदन की मीटिंग बुलाने के लिए। कब मीटिंग बुलाई जाएगी, किस दिन बुलाई जाएगी, कितने बजे बुलाई जाएगी, ये मेयर तय करेगा। जैसे आप तय करते हैं, अध्यक्ष तय करता है कि मीटिंग किस दिन होगी, एडजर्न होगी, नहीं होगी, किस दिन होगी, ये मेयर तय करता है। एलजी ने कर दिया, कमिश्नर ने कर दिया। उसमें लिखा हुआ है कि 72 घंटे का नोटिस दिया जाएगा। कोई नोटिस, कल रात को 10 बजे नोटिस निकाल दिया कि आज 1 बजे, उसमें कोई कानून के अंदर उनको पावर ही नहीं है, ना कमिश्नर को पावर है, ना एलजी को पावर है। तो गुंडागर्दी मचा रखी है। उसके अंदर लिखा है कि नोटिस जो है सबके घर भेजा जाएगा। किसी के घर नोटिस नहीं पहुंचा आज। किसी के घर एक व्हाट्सएप कर दिया, व्हाट्सएप आधों को मिला, आधों को नहीं मिला, आधे दिल्ली के बाहर हैं। ये क्या, ये चुनाव कराया इन लोगों ने? तो आज इन्होंने एमसीडी की चोरी की है जो कि पूरे देश के सामने है और ये इसकी हम सख्त निंदा करते हैं। एक चीज और बहुत जरूरी है, सब लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं। ये लोग जानते हैं कि ये लोग दिल्ली हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं।
अब जो मेरे को पता चला है, इन्हीं के नेताओं ने मेरे को बताया। इनके नेताओं ने मुझे बताया कि बहुत बड़े स्तर पे आम आदमी पार्टी के वोट काटने का और फर्जी वोट डलवाने का काम इन लोगों ने शुरू कर दिया है। इन लोगों ने हर कॉलोनी में कुछ पेड एम्प्लॉयज रखे हैं। वो पेड एम्प्लॉयज घर घर जा रहे हैं, जो सब लोग समझ लेना, वो घर घर जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं आप किस पार्टी को वोट देते हो जी, किस पार्टी के हो। अगर कोई गलती से कह दे आम आदमी पार्टी का हो तो उसका वोट कटवा देंगे। तो एक तो मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि रोज इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके अपना वोट चेक कर लेना कि वोट कटवा तो नहीं दिया किसी ने। दूसरा, अगर कोई आपके घर पूछने आए कि आप किस पार्टी को वोट देते हो, आप कह देना बीजेपी को वोट देते हैं, फिर आप सेफ हैं, फिर आपका वोट नहीं कटेगा। आप झूठ बोल देना बीजेपी को वोट देते हैं, फिर आपका वोट सेफ है, आपका वोट नहीं कटेगा। और डेली अपने वोट चेक करना। और सारे मैं विधायकों को भी कहना चाहता हूं कि अपने अपने विधानसभा के अंदर जितने बूथ लेवल के आपके वॉलंटियर्स हैं उनको आगाह कर दीजिए, डेली बेसिस पे चेक करें किसका वोट कटा, किसका वोट डला, वो ठीक डल रहे हैं, गलत डल रहे हैं, इसके ऊपर अपने को निगाह रखनी है। और इतनी बुरी राजनीति मैंने कभी नहीं देखी थी। मेरा तो छोटा सा राजनीतिक जीवन है, मैं तो 10-12 साल से ही राजनीति में हूँ, लेकिन इतनी बुरी राजनीति मैंने देश के अंदर कभी नहीं देखी थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमसे जो बन पड़ेगा हम वो सब करेंगे देश की राजनीति को साफ करने के लिए। उसी के लिए आए हैं, देश राजनीति को साफ करना और जनता की सेवा करनी है। भगवान हमें अपना आशीर्वाद दे और हमें अपनी दिशा दिखाता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि तकरीबन 1.5 साल के बाद हमारी पार्टी के राम और लक्ष्मण अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी दोनों एक साथ इस सदन में बैठे हुए हैं। तो इस बात की सभी आम आदमी पार्टी के विधायकों को बहुत खुशी है। लेकिन हम सबके मन में दुख भी है, हम सबके मन में दुख भी है, क्योंकि वो व्यक्ति, वो नेता अरविंद केजरीवाल जी, जिनको दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत से जिता के भेजा, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों की वजह से, भारतीय जनता पार्टी ने जो उन पर कीचड़ उछाला, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें झूठे केसों में जो फंसाया, भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने उन्हें जेल में रखा, उसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना पड़ा। और आज वो इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे हुए हैं जिस पे दिल्ली की जनता ने उन्हें बिठाया था। इस बात का हम सबको बहुत दुख है। पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने में भारतीय जनता पार्टी की और उनकी एजेंसीज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे पार्टी के कोई ऐसे विधायक नहीं होंगे, कोई ऐसे नेता नहीं होंगे, कोई ऐसे मंत्री नहीं होंगे जिनके खिलाफ इनकी सीबीआई ने, ईडी ने, इनकम टैक्स ने, एसीबी ने केस नहीं किए होंगे। हमारे सब नेताओं के घरों पर रेड हो गई, उनके ऑफिस पर रेड हो गई, उनके पैतृक गांव पर रेड हो गई। मनीष जी के तो लॉकर पर रेड हो गई और मिला उनको क्या? एक झुंझुना। हम सब ने इतने सालों से देखा है कि जब सीबीआई ईडी कहीं रेड करती है तो बड़े बड़े नोटों की गड्डियां मिलती हैं। सीबीआई और ईडी उनकी रंगोली बनाती है, सोने के बिस्कुट मिलते हैं, शेल कंपनीज के कागज मिलते हैं, अवैध प्रॉपर्टीज के कागज मिलते हैं। सैकड़ों और हजारों रेडों के बाद भी आम आदमी पार्टी के एक भी नेता से भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी की एजेंसीज को। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी जनता के लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी है। लेकिन फिर भी इन्होंने एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया। इन्होंने दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक देने वाले सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया। इन्होंने दिल्ली की शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया। इन्होंने संजय सिंह जी, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्हें गिरफ्तार किया। और जब इतनी कोशिशों के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार के काम नहीं रोक पाए, तो इन्होंने दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार किया, सिर्फ षड्यंत्र रचने के लिए, सिर्फ दिल्ली वालों के काम रोकने के लिए, सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। अध्यक्ष महोदय, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया, इसे समझने के लिए हमें दिल्ली के लोकतंत्र का इतिहास समझना पड़ेगा और शायद देश का। 2013 से पहले
अगर आप दिल्ली का इतिहास देखिए तो सरकारें आती थी, सरकारें जाती थी, पार्टियां आती थी, पार्टियां जाती थी, मुख्यमंत्री आते थे, मुख्यमंत्री जाते थे, लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब 1 तारीख आती थी ना, तो जब एक पति अपनी पत्नी को अपनी तनख्वाह देता था तो वो यही सोचती थी कि इतने से पैसे में साल कैसे, महीना कैसे चलेगा। जब 25 तारीख आती थी तो हर महिला, हर गृहिणी आपको बताएगी कि घर में पैसे खत्म हो जाते थे, कैश खत्म हो जाता था, तो वो सोचती थी कि अगले 5 दिन हम कैसे अपना गुजारा करेंगे। एक परिवार अपना पेट काट काट के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजता था, अपने गहने गिरवी रख के, अपना घर गिरवी रख के अपने परिवार वालों का इलाज कराता था। लड़कियां जब अपनी पढ़ाई खत्म कर लेती थी, 12वीं की पढ़ाई खत्म कर लेती थी, तो उनको कह दिया जाता था कि जी कॉलेज बहुत दूर है, आने जाने का खर्चा बहुत ज्यादा है, तो तुम तो कॉरेस्पॉन्डेंस में घर से पढ़ लो। ये हाल होता था दिल्ली के लोगों का, दिल्ली के आम लोगों का, दिल्ली के गरीब लोगों का। लेकिन 2015 में दिल्ली में एक चमत्कार हुआ। दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री चुन के भेजा, और तभी से दिल्ली वालों की, दिल्ली की महिलाओं की, दिल्ली के बच्चों की हाथों की लकीर बदल गई, उनकी तकदीर बदल गई। अरविंद केजरीवाल जी वो आदमी हैं जिन्होंने दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली दी, फिर भी 0 बिजली का बिल दिया। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गरीब बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा दी, इंजीनियर बनने का मौका दिया, डॉक्टर बनने का मौका दिया, एंटरप्रेन्योर बनने का मौका दिया। ये हैं अरविंद केजरीवाल जी। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने परिवारों को उस व्यथा से निकाला कि परिवार के एक सदस्य के इलाज के लिए हमें अपना घर गिरवी रखना पड़ता था। इन्होंने सब सरकारी अस्पतालों में वर्ल्ड क्लास इलाज दिया, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाइयां दी, लड़कियों को कॉलेज में पढ़ने का मौका दिया क्योंकि बस यात्रा फ्री कर दी, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा दी। और ये सब तब किया जब साथ में उन्होंने दिल्ली को, और मैं ये बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की तो 22 राज्यों में सरकार है, एक राज्य में भी ना ये फ्री बिजली देते हैं, ना पानी देते हैं, ना अच्छे स्कूल देते हैं, ना अच्छे अस्पताल देते हैं, फिर भी घाटे में चलती हैं इनकी सरकारें। अरविंद केजरीवाल जी ने फ्री बिजली दी, पानी दिया, स्कूल दिए, अस्पताल दिए, मोहल्ला क्लिनिक दी, फ्री बस यात्रा दी, तीर्थ यात्रा दी, और फिर भी देश की इकलौती मुनाफे में चलने वाली सरकार दी। ये है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, ये आम आदमी पार्टी की सरकार। क्यों कर पाए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। क्यों कर पाए? क्योंकि IIT से पास आउट इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको काम करवाना आता है, इसलिए 10 साल में इतना बेहतर काम कर पाए। अब भारतीय जनता पार्टी की क्या समस्या थी? अपने तो किसी भी राज्य में वो काम करके नहीं दिखा सकते थे, अपने तो किसी भी नेता पे ईमानदारी का ठप्पा नहीं लगा सकते थे, कहीं अच्छे स्कूल नहीं दे सकते थे, कहीं अच्छे अस्पताल नहीं दे सकते थे। तो उन्होंने सोचा जी हम एक काम करते हैं, इस ईमानदारी से काम करने वाले नेता पर कीचड़ उछालते हैं। और तभी CBI का केस किया, ED का केस किया, परेशान किया अरविंद केजरीवाल जी को, उनके सारे नेताओं को। क्यों? उनकी ईमानदारी पे कीचड़ उछालना चाहते थे, दिल्ली वालों के काम रोकना चाहते थे, और इसीलिए काम रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये ED और CBI और ACB, दिल्ली पुलिस में बहुत ताकत है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी ED और CBI और दिल्ली पुलिस और से बहुत ज्यादा ताकत दिल्ली की माओं की दुआओं में है, दिल्ली की बहनों के आशीर्वाद में है, दिल्ली के बच्चों को प्यार में है, और उसी प्यार और उसी आशीर्वाद की वजह से अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी चाहते तो इस्तीफा नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट ने जितनी तीखी टिप्पणी इनकी CBI और ED और सेंट्रल एजेंसीज पे करी, सुप्रीम कोर्ट ने तो उनके मुंह पे तमाचा मारा और कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसियां पिंजरे में कैद एक तोते की तरह हैं। शायद कोई और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता।
लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश के इतिहास में ईमानदारी की और नैतिकता की मिसाल कायम करी है और इस्तीफा देके दिल्ली के लोगों को कहा कि अगर आपको मेरी ईमानदारी पे भरोसा है, मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपके किसी नेता में ऐसी हिम्मत है क्या? मैं दिल्ली वालों को यह भी भरोसा दिलाना चाहती हूं कि अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए। पिछले 6 महीने से, जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों के काम रोकने की हर साजिश करी। बुजुर्गों की 6 महीने तक पेंशन रोके रखी, विधवाओं की पेंशन रोके रखी, दिल्ली जल बोर्ड के पैसे रोक दिए, सड़कें तुड़वा दी, हॉस्पिटल में, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां रुकवा दी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं और मैं दिल्ली वालों को यह भरोसा दिलाती हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली वालों के सारे रुके हुए काम अगले 6 महीने में होने वाले हैं, जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों को वादा किया। अभी कुछ देर पहले महाजन जी किसी के भाषण के दौरान 000 कई बार कह रहे थे, तो मुझे लगता है कि हमारे भाजपा वालों को भी, दोस्तों को पता ही है कि फरवरी में आने वाले चुनावों का क्या नतीजा होने वाला है। इस बार तो अभी वहां पे हाउस में 8 सीटें आपके पास हैं, पर जो षड्यंत्र आपने दिल्ली के बेटे, दिल्ली के भाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रचा है, अध्यक्ष महोदय, अगली बार आपके पास ऑपोजिशन की कुर्सियों में एक भी व्यक्ति बैठने के लिए नहीं होगा। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को 70 में से 70 सीटें देके भेजेंगे और फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब श्रीमती आतिशी माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगी कि दिनांक 26 सितंबर 2024 को सदन में पुनर्स्थापित दिल्ली माल सेवा कर तृतीय संशोधन विधेयक 2024 का विधेयक संख्या 3 पर विचार किया जाए। Honorable Speaker, sir, I move that the Delhi Goods and Services Tax Third Amendment Bill 2024, Bill number 3, introduced in the House on 26 September 2024, into consideration. सदन के सामने